नमस्कार बच्चों। आपका इस कार्यक्रम सफलता कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हम वेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन किया था। और कुछ इम्पोर्टेंट हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में स्टडी की थी, है ना। फंडामेंटल डेफिनेशन वेक्टर अलजेब्रा के बारे में कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है और आपका इक्वल वेक्टर क्या होता है, आपका को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, आपका को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है, को प्लेनर वेक्टर क्या होता है, को लीनियर वेक्टर क्या होता है। इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी और लास्ट में हम पूछे थे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ओके बच्चों, तो इससे पहले कि आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है और वो वेक्टर के नियमों का पालन करता हो, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के जो हमने आपको एग्जांपल बोले थे कि मास, आपका टेम्परेचर, टाइम, वर्क, स्पीड, ये आपकी क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना। ये क्या थी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी थी। तो लास्ट में हम यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपसे पूरी चर्चा की थी कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहां पर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड आपका यहां पर दिख रहा है। ओके, तो इसमें एक्स अक्ष के यूनिट वेक्टर को डिनोटेट करते हैं वो आई कैप से करते हैं, वाई अक्ष के यूनिट वेक्टर को जे कैप से और जेड अक्ष के यूनिट वेक्टर को के कैप से डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीजें हमने मेंशन की थी और मैंने कहा था ये डायरेक्शन बताने का काम आता है। उसके बाद यूनिट वेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला था वो भी हमने फाइंड आउट कर दिया था। उसके आगे हम जाते हैं कि बच्चों नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है, तो इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। लेकिन ये जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या है कि देखो, जैसे एक पार्टिकल यहां पर चित्र में दिख रहा आपको, एक पार्टिकल पॉइंट पी से और पॉइंट पी डैश तक गया और फिर ये पी डैश से पॉइंट पी तक आ गया। तो देखो इसका इनिशियल पॉइंट भी कहां पर हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट भी पी पर हो गया और फाइनल पोजीशन भी कितने पर होगी, फाइनल इनिशियल पोजीशन भी इसकी कहां पर थी, पी पर थी, और फाइनल पोजीशन भी इसकी कहां पर हुई, पी पर ही हुई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, 0। तो बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आया, यही क्या है, आपका नल वेक्टर है। यही क्या है आपका, इसी को हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चा, कि कोइंसाइड कर दिया है यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्या आ गया, 0 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या आता है, 0 आता है। तो यहां पर आप देखिए कि वो सारी चीजें, पार्टिकल पी से पी डैश ए से गया, फिर बी से वापस आया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंस इनिशियल पॉइंट, यहां देखिए, सिंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन कोइंसिडेंट, दैट इज द नल वेक्टर। ओके, जैसे ये दूसरा एग्जांपल, ये वेक्टर ए है, इसी का माइनस ए कर दो आप, इसी का क्या, ये एक दूसरा वेक्टर, इसको पलट दिया आपने, अब क्या हो गया बच्चा, वेक्टर ए और इसको प्लस माइनस ए को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो 0 वेक्टर आया, दिस इज ऑल्सो नल वेक्टर। तो नल वेक्टर का क्या है बच्चा, कि मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 0 होता है, डायरेक्शन उसकी आर्बिट्रेरी होती है, डायरेक्शन क्या होती है उसकी, आर्बिट्रेरी होती है। तो दैट इज द, उसको बोलते हैं हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। यहां पर सारी चीजें उन्होंने दिखाई गई है। ओके बच्चा, अच्छा, अब इसके बाद बच्चों वेक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट 3 नियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के 2 सदिश राशियों के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, अगर इफ वेक्टर इज रोटेट बाई 2 पाई, रोटेट्स बाई 2 पाई, अगर 2 पाई, 2 पाई का मतलब कितना होता है, 360 डिग्री वेक्टर को रोटेट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर
फॉलो इटसेल्फ, तो वो पुनः उसी में इटसेल्फ बन जाता है। मतलब जैसे एक वेक्टर ए ये है, इसको आपने 2 पाई घुमा दिया है, इसको आपने क्या किया बच्चा, 2 पाई घुमा दिया, तो अगेन ये क्या हो गया, 2 पाई का मतलब 300 डिग्री, तो वेक्टर की कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, पहला चीज। दूसरा चीज, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज टेकिंग लेस देन, कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो छोटा वाला लेंगे। मतलब कि एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टेक्स, जो लेंगे हम, वो जो एंगल लेंगे 0 डिग्री से बड़ा होगा और बच्चों 180 डिग्री से छोटा होगा, ये लेंगे हम। जैसे सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं आपको, आगे देखो इसको जरा से, एक पॉइंट मैं यहां पर ऊपर मिटा देता हूं, या एक नया पॉइंट यहां पर नई स्लाइड ले लेता हूं, जस्ट 1 मिनट वेट, कि यहां पर लिया मैंने एक स्लाइड ले ली यहां पर, तो देखिए इसमें जरा सा कि जैसे यहां पर देखिए कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए ये है और एक वेक्टर बी ये है। अब दो वेक्टर का एंगल लेना है आपको, तो सबसे पहले टेल से टेल मिलाना है। सबसे पहले क्या, टेल से टेल मिलाना है, उसको आगे मैं समझाऊंगा। तो देखो एक एंगल तो आपको थीटा ये है और दूसरा एंगल आपका ये है, ये दरअसल कितना है, 2 पाई माइनस थीटा। तो वेक्टर के बीच का एंगल कौन से लेंगे आप, छोटा वाला लेंगे। तो वेक्टर के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होगा वो लेंगे हम स्मॉलर एंगल। कौन सा एंगल लेंगे बच्चा, स्मॉलर एंगल लेंगे। स्मॉलर एंगल कौन सा, ये, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, कि जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये एंगल 120 डिग्री और 360 में से इसको माइनस कर दो तो 240 डिग्री। एंगल क्या होगा बच्चा, कौन सा एंगल होगा, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। यस एंड नो। तो आपका पहला पॉइंट कि अगर 2 पाई रोटेट करते हैं तो क्या होता है बच्चा, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, और दो वेक्टरों के बीच का एंगल हमेशा कौन सा वाला लेंगे, स्मॉलर एंगल। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना अलाउड होता है, कि वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली, वी कैन शिफ्ट वेक्टर इन पैरेलल मतलब इससे बहुत आसानी होती है। इससे क्या होती है बच्चा, बहुत आसानी होती है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जरा समझिए कि ये आपका एक्स अक्ष है, मान लो ये आपका वाई अक्ष है, और आपके पास एक वेक्टर ये है। ओके, ये वेक्टर है, मान ले यहां पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाया, और ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर। तो बच्चों इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, और इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख दूंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं इसको पैरेलली शिफ्ट, इसको उठा के सीधा ऊपर लाके, इसको उठा के इधर लाके, तो बच्चा ये वेक्टर ए और ये 30 डिग्री, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऐसा करना अलाउड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि ऐसा हम इसमें कर सकते हैं, कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना अलाउड है। जैसे आपने रामायण में देखा होगा कि एक बाण चलता था ना, तो उसके समानांतर बहुत सारे बाण चलते थे, बहुत सारे तीर चलते थे, तो इनको पैरेलली शिफ्ट करना अलाउड है। ये सब के सब अगर इनकी लेंथ बराबर है, इनके बीच का एंगल 0 है, तो ये सब इक्वल वेक्टर है, वो कर सकते हैं। ओके बच्चा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद हम आगे करने वाले हैं। तो देखो अब फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। पहला, जैसे ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है इसमें कि यहां देखिए कि आपका एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है। ओके, और इसके एंगल मतलब 30 डिग्री है, तो सिंपल सा एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा इनका, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है।
अब सुनना, सबसे पहले जब दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं तो टेल से टेल मिलाना। दूसरा, एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, ओके, ये बी वेक्टर है और ये एंगल है 120 डिग्री। अब बोला है फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड थीटा बिटवीन ए एंड बी। तो कितना होने वाला है बच्चा? तो देखो आपको जैसे लगेगा 120 है, नहीं, क्या है कि एंगल जो लेंगे पहले टेल से टेल मिलाना है, और टेल से टेल मिलाना है, पहले क्या करना, टेल से टेल मिलाना है। ये टेल है और इसका टेल ये है, तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए तो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि, लेकिन वेक्टर बी को क्योंकि पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं तो इसको मैंने यहां से उठा के नीचे रख दिया। पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना अलाउड है। तो अब देखो बच्चा, ये वाला एंगल कितना था, ये तो वेक्टर बी आ गया, ये वाला एंगल कितना था 120 डिग्री, लेकिन दरअसल ए और बी के बीच का एंगल कौन सा वाला है, ये वाला है। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, थीटा हो गया पूरे 180 में से 180 माइनस 120 बराबर क्या, 60 डिग्री। तो थीटा क्या हो गया बच्चा, 60 डिग्री होगा। तो वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है बच्चा, 60 डिग्री है। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो वेक्टर को हम पैरेलली क्या कर सकते हैं बच्चा, शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर की एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती है। ठीक है बच्चा, वेक्टर की एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती है। तो दैट्स ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, वेक्टर में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो जैसे ये वेक्टर ए है, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो दुगना उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी। तो आगे अब बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जोड़ना और घटाना कैसे करते हम, तो दो मेथड, एक हो गया ग्राफिकल मेथड और दूसरा हो गया एनालिटिकल मेथड। तो ऑल्दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एनालिटिकल मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राफिकल मेथड को आप एक रफ्तार से यहां पर दे सकते हैं कि आपको जैसे इसको जोड़ने के लिए एक तो पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। दोनों ग्राफिकल में भी आते हैं, आपके एनालिटिकल मेथड में भी आते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, मैं जरा इसको रफ्तार से बताऊंगा क्योंकि दूसरा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप सीख गए तो इसको आपको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक बेसिक है तो थोड़ी आइडिया दे देता हूं कि ये क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं हम, कि अगर दो ट्रायंगल की दो साइड वेक्टर, दो वेक्टर को रिप्रेजेंटेट करते हैं जो सेम ऑर्डर में है, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड निश्चित ही इन दोनों के रिजल्टेंट को फॉलो करेगी और वो साइड क्या होगी, अपोजिट ऑर्डर में होगी। वो साइड क्या होगी बच्चा, अपोजिट ऑर्डर में होगी। कि अगर ट्रायंगल की दो साइड ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो तीसरी साइड हमेशा क्या होगी बच्चा, अपोजिट ऑर्डर में होगी और वो सी इस तरीके से जाएगा। और इसको मैं आर रिजल्टेंट भी लिख सकता हूं। तो यहां पर देखिए, आप नीचे देखो, एक वेक्टर ए ड्रॉ किया है, यहां पर ध्यान से देखो कि एक वेक्टर ए ड्रॉ किया है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इसको क्या मिलाना है पहले। फिर देखो ये इधर आ गया, यस एंड, क्योंकि हमने ये, तो ये ट्रायंगल की दो साइड है, तो तीसरी साइड देखो इनका ऑर्डर कैसे जा रहा है, इनका ऑर्डर जा रहा है कि देखो ये वेक्टर ए है, इस तरफ को वेक्टर ए का ये हेड है और ये टेल था। अब देखो यहां पर ये टेल, आपने सेम ऑर्डर का मतलब हेड पर टेल लगा दिया, टेल लगा दिया और यहां पर क्या है, हेड है। अब दूसरे का, तीसरे का टेल नहीं आएगा, यहां पर तीसरे का क्या आएगा बच्चा, हेड आएगा। तो तीसरे का हेड देखो इस तरीके से, तो ये रिजल्टेंट हो गया कि ट्रायंगल, अब देखो रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर क्या हो गया बच्चा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्या कहना चाह रहा है ये,
ये कहना चाह रहा है कि अगर ट्रेंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंटेट करती है जो सेम ऑर्डर में है, तो ट्रेंगल की जो तीसरी साइड है वो इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी और वो अपोजिट ऑर्डर में होगी। मतलब देखो, इसका सर, इसकी टेल, इसका सर, लेकिन इसका भी सर, तो इसलिए अपोजिट हो गया। ठीक है बच्चा, तो इसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसका हम एनालिटिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब वेक्टर अगर मैं a प्लस बी लिखूं तो ये बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, b प्लस ए लिख सकता हूं, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ को वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉलो करते हैं। ओके, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी है, तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर और फिर बी प्लस सी, इसको इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आती है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करती है, फॉलो करती है। मैं अगेन बोल रहा हूं कि इसको हम आगे अच्छे से देखने वाले हैं, किसमें, एनालिटिकल मेथड में। किसमें देखने वाले हैं बच्चा, यहां एनालिटिकल मेथड में देखने वाले हैं। उससे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि दो वेक्टरों में वियोजित रिजॉल्व कर सकते हैं हम, आगे हम उसको देखने वाले हैं। तो अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि एनालिटिकल मेथड में कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि दो वेक्टर का, अब दो वेक्टर को आपको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, तो कैसे करेंगे। अब सुनना जरा बच्चों ध्यान से, कि आप बोलेंगे सर क्लास थर्ड फोर्थ की चीजें, थर्ड फोर्थ में के वो सेकंड फर्स्ट सेकंड में हमने जोड़ घटाना सीख दिया था, लेकिन वेक्टर का जोड़ घटाना आप यहां पर सीख रहे हो। वेक्टर का जोड़ घटाना आप यहां पर सीख रहे हो कि अगर देखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा के टर्म्स में हमने निकालना है। ठीक है, दो वेक्टर हैं, ध्यान दो, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। ध्यान से देखना, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, कहीं भी हो सकता है, उसको पैरेलली शिफ्ट करके हमने ये वेक्टर बी कर दिया। यस एंड नो। मान लो इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। मुझे इन दोनों का क्या निकालना बच्चा, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले इस, क्योंकि जो ये वेक्टर बी है इसको पैरेलली शिफ्ट करना अलाउड है, तो मैंने क्या कर दिया, सेम ऑर्डर के लिए ये वेक्टर ए है, इस बी को मैंने इधर मतलब पैरेलली शिफ्ट करके यहां रख दिया। अरे पैरेलली शिफ्ट करना अलाउड है ना, कि बी को इधर ला गया। ओके, और अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चा, थीटा, और ये लेंथ क्या हो जाएगी, वेक्टर बी, बी की वेक्टर बी की लेंथ क्या होगी, बी होगी। अच्छा, ये नीचे ए है तो इसको भी पैरेलल मैं यहां खींच सकता हूं, तो ये भी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और बी के बीच का रिजल्टेंट, ये बी आ गया और ये ए आ गया, तो इसको मैंने ये खींचा, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये क्या हो गया बच्चा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। यही चीज हमने यहां पर ऊपर लिखी है कि ओ पी वेक्टर ए है, ओ क्यू वेक्टर बी है, और वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करना अलाउड है, तो मैंने ओ से इसको उठा के पी पर डाल दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो पी आर भी दरअसल वेक्टर बी है। ओके बच्चा, और वेक्टर बी की लेंथ क्या होगी, बी हो गई। यस एंड नो। और ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो अब बच्चों लेंथ बी है, अगर इस पर आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो देखो ये पी है, ये डी है और ये ई है। तो यहां से जरा से देखो बच्चा, यहां से कि ट्रेंगल पी आर डी में, इन द ट्रेंगल पी आर डी में क्या होगा बच्चा, कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, आर डी बटे हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा, लेंथ मैग्नीट्यूड में। तो आर डी बराबर क्या हो गया, बी साइन थीटा। तो यहां पर ये क्या गया बच्चा, बी साइन थीटा, और यही चीज हमने यहां लिखी है, बी साइन थीटा, जो डी आर है या आर डी है वो क्या है आपका, बी साइन थीटा।
यस एंड नो बच्चा। और अगर तुम्हें पीडी निकालना है, ये पीडी निकालना है, ये नीचे वाला निकालना है, ये वाला एंगल, तो देखो ये वाली लेंथ निकालनी, तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो पीडी पीडी अपॉन ये क्या हाइपोटेन्यूस क्या है, बी है, तो पीडी बराबर कितना आ गया, पीडी बराबर आ गया बी कॉस थीटा। तो यहां पर देखो ये बी कॉस थीटा हो गया, ये बी साइन थीटा हो गया। आप बिल्कुल आप एक कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, आप एक कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। तो यहां पर एक बार मैं इसको मिटा के बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है बच्चा। यहां पर मिटा के मैं एक बार बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाला हूं कि हम क्या करने वाले हैं यहां पर, कि वेक्टर ए और बी का हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, और रिजल्टेंट आर कितना आने वाला है वो हम देखने वाले हैं। तो लेट्स एक बार फिर देखो कि वेक्टर बी इधर था, मैं इधर कैसे लिख गया, क्योंकि हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं कि सर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना अलाउड होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है। अब देखो यहां पर देखिए आप कि रिजल्टेंट अगर आर निकालो इन वेक्टर, मुझे रिजल्टेंट आर चाहिए, तो इन वेक्टर इन ट्रेंगल, देखो ट्रेंगल ओ डी आर, इन ट्रेंगल क्या ओ डी आर। अब देखो यहां बनाओ इसको जरा से, मैंने ऐसे बना दिया ट्रेंगल, समझाने के लिए बना रहा हूं आपको। यहां पर देखो ये लेंथ आर है, अच्छा यहां पर इस तरीके से था, ये 90 डिग्री है, और ये कितना था, P था, ये O है और ये R है। तो यहां पर देखो बच्चों, मुझे जरा ध्यान देना, यहां पर ये वाली लेंथ जो है, लेंथ लेंगे तो लेंथ A आएगी, ये कितना था B cos थीटा, और ये कितना है B sin थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R, मैग्नीट्यूड ऑफ R जो ये R निकालना हमने, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अरे पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बच्चा, कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब आर डी का स्क्वायर, अच्छा यहां पर वैल्यू लिख दूं सीधा, आर डी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बच्चा, डी ओ डी का स्क्वायर। मैं वैल्यू रख देता हूं आर स्क्वायर बराबर आर डी कितना, अच्छा ये ऊपर ना आर आर से कंफ्यूज मत करना बच्चों, हाँ कंफ्यूज नहीं करना है। आर डी कितना है बच्चा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, और प्लस ओ डी कितना है, बी कॉस थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो बच्चा ओडी कितना था, बी कॉस थीटा प्लस ए, इसको ओपन कर लो पहले, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए और बी की जगह क्या है, बी कॉस थीटा। अरे या सेंड नो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से आपने ओपन किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो वो कर दिया। अब देखो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए हमें, वरना हम फिजिक्स को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हो। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और सॉरी बी स्क्वायर, और ये क्या है बच्चा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं, लिख सकते हो, पहले मैं ए लिख लेता हूं, ए स्क्वायर और प्लस देखो ये बी स्क्वायर, इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया बच्चा, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1 होती है। तो यहां पर देखिए आप कि क्या मिलने वाला है मुझे, मुझे मिलने वाला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मिलने वाला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ रहा है, ये क्या आ रहा है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो वेक्टर आर है उसका ये मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब देखो स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, यहां से भी अंडर रूट कर दिया, यहां भी अंडर रूट कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चा,
स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये दरअसल कितना आ गया, आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस एंड बच्चा, ये आपका दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ गया है कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं जो एक दूसरे से थीटा एंगल पर जुड़े हुए हैं तो उनके बीच का उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा बच्चा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एकदम क्लियर है बात, एकदम ये बात क्लियर है। तो प्लीज कि दो वेक्टर को जब हम जोड़ते हैं कि रिजल्टेंट निकालते हैं तो एंगल भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। ओके बच्चा, तो यहां पर जरा से मैं आपको सारी चीजें यहां पर दोबारा से लिखी गई है और रिजल्टेंट वेक्टर जो आपको मिला है R इज इक्वल टू क्या मिल गया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एकदम क्लियर है बात, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर आर का क्या आ गया बच्चा, मैग्नीट्यूड आ गया। अब याद करो कि इस थीटा के कारण ही ऐसा हो रहा था। मैं कल की स्टोरी अगर आपको याद होगी जो हमने कल क्लास ली थी तो उसमें मैंने एक दादी जी के बक्से की कहानी बताई थी कि ये दादी जी का बक्सा था और तुम्हारी बहन इधर से फोर्स लगा रही थी 5 न्यूटन का, तुम शरारती थे, तुमने इधर से फोर्स लगा दिया था 5 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट कुछ और आ गया था। किस कारण, एंगल के कारण। देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इनमें क्या है, तुम्हारी दीदी का फोर्स इधर को, ये फोर्स बाय सिस्टर, फोर्स बाय ब्रदर, और तुम्हारा फोर्स इधर को, देखो फोर्स बाय सिस्टर इधर को, फोर्स बाय ब्रदर इधर को, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया था, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो जब तुम यहां पर 180 डिग्री लिखोगे ना तो देखना रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 आने वाला है, मतलब उस दादी जी के बक्से पर कोई फोर्स ही नहीं लगने वाला है। देखो कैसे, जरा यहां पर अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा प्लीज। और फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री हलवा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता आप 1 घंटे में पूरा सीख जाएं, 2 घंटे में पूरा सीख जाएं। ये बच्चा प्रार्थना है, तपस्या है, जितना जूझोगे उतना आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो थीटा क्या है 180, तो यहां पर वैल्यू अगर आप रखना चाहोगे तो यहां पर आपको सीधा मिल जाएगा कि कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा रिजल्टेंट। यहां पर मैं जरा से आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो F इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट तुम्हारा दीदी का फोर्स कितना था बच्चा, A कितना था, A मतलब A वेक्टर मतलब F1, F सिस्टर का कितना 5 न्यूटन, ओके, और आई कैप डायरेक्शन में, और तुमने कितना लगाया था 5 न्यूटन माइनस आई कैप डायरेक्शन में, कोई दिक्कत, यहां पर मैग्नीट्यूड लेना है तो 5 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2, तुम्हारा फोर्स 5 न्यूटन का, तुम्हारी दीदी का फोर्स 5 न्यूटन है, और कॉस 180, क्योंकि एक फोर्स इधर को लग रहा था, एक फोर्स इधर को लग रहा था, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो मैं जानता हूं 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है कॉस 180 का वैल्यू बच्चा -1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री के चीजें आप याद करिए तभी आप फिजिक्स अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो एफ नेट फोर्स कितना आएगा दादी का, देखो ये 5 पंजे 25 प्लस 25 और ये 5 पंजे 25 दूना 50 और ये -1 हो गया तो -50, तो 25 और 25 50, तो देखो यार 50 माइनस 50 बराबर कितना हो गया 0 न्यूटन। तो उस दादी के बक्से पर तुम्हारी बहन ने इधर को फोर्स लगाया, तुमने इधर को फोर्स लगाया, तो रिजल्टेंट कितना हुआ 0 न्यूटन, कोई फोर्स ही नहीं लगा उस पर, क्योंकि तुम दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो मतलब फोर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा बल्कि डायरेक्शन से भी काम चलेगा। वहीं अगर स्केलर क्वांटिटी की बात होती, स्केलर क्वांटिटी की बात होती तो उसमें क्या है कि अगर आपने किसी बैग में 5 किलो आलू डाले और किसी भी तरीके से 5 किलो आप और भी आलू डाल रहे हैं तो हमेशा 10 किलो आलू होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। आपने नीचे से आलू डाले, इधर से आलू डाले, इधर कहीं से भी आप आलू डाल दो, टोटल 10 किलो होगा, क्योंकि वो एक स्केलर
क्वांटिटी है। तो हम वेक्टर का जोड़ना सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उन वेक्टर के बीच का कितना एंगल है, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे, वो सारी चीजें भी क्या करेगी बच्चा, मैटर करेगी। ओके, तो दो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप इस तरीके से, एडिशन इस तरीके से कर सकते हैं। अब इनके बीच का एंगल, मान लो रिजल्टेंट वेक्टर जो बना है उसका एंगल कितना है, ए से उसका एंगल बच्चों मान लो अल्फा है, तो उसके हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो देखो वही एंगल लिया, ये एंगल लिया आपने, और ये एंगल, ये ए और वेक्टर ए और आर के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी, टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा अपॉन बेस, बेस कितना है, बी कॉस थीटा प्लस ए, तो a प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स और b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। जस्ट ए सिंपल आपका है कि ये जो रिजल्टेंट है ये आपका वेक्टर ए से क्या एंगल बना रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो सिंपल सा फाइंड आउट कर दिया। और यहां पर एक जो जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलता है कि r अपॉन साइन थीटा बराबर a, देखो बीटा ये है ना, तो a अपॉन साइन बीटा और b अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन अल्फा, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो फिलहाल आप इसको और इसको आप याद रखें और इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे। तो पहले आप एक बार दो वेक्टरों का जोड़ना सीख लो, तो उसमें से आप आराम से फिर प्रश्नों को क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कितना होने वाला है। ठीक है, तो कल हम इससे रिलेटेड प्रश्नों को खूब सारे सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।